हेलो एवरीवन। यूपी भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य ही नहीं है, बल्कि यूपी के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली ज्योग्राफी भी है। चाहे हम यूपी पीएससी के अंतर्गत पीसीएस और आरओआर के एग्जाम की बात करें या यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, पीटी जैसे एग्जाम्स की बात करें, यूपी की ज्योग्राफी में कई तरीके के प्रश्न आते हैं। जैसे प्रमुख नदियों को लेकर के, साथ ही मिट्टियां कहां पर कैसी पाई जाती हैं, मानचित्रों को लेकर के, शहरों को लेकर के, ज्योग्राफी यहां पे खनिज संसाधनों को लेकर के, और साथ ही भौतिक विभाजन को लेकर के। लेकिन देखा जाए तो ज्योग्राफी अपने आप में बिखरी हुई है। इसे कम समय में रिवीजन करना हो या इसके स्टैटिक जीके को यहां पर कवर करना हो, यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि आपको जो सवाल परीक्षा में आते हैं वो मिक्स करके आते हैं। जो नदियों से रिलेटेड भी हो सकते हैं, भौतिक विभाजन को लेकर के भी हो सकते हैं, मिट्टी को लेकर भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ यहां पर उसकी अन्य पहलुओं को लेकर भी इसमें कई तरीके के सवाल आते हैं। तो पढ़ा कैसे जाए इस समस्या का भी समाधान, और रिवीजन कैसे किया जाए इस समस्या का भी समाधान, कम समय में कैसे आप कंप्लीट यहां पर रिवीजन कर सकते हैं, और यहां पर स्टैटिक जीके के पोर्शन को बहुत ही कम समय देकर कैसे आसानी से यहां पर आने वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ये सारा काम आज हम इस एक वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। यूपी की ज्योग्राफी को कंप्लीट तरीके से आज हम यहां पर पढ़ेंगे और एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और यूपी के ज्योग्राफी के स्टैटिक जी के पोर्शन को कंप्लीट यहां पर रिवीजन करिए। सभी चीजों को जो भी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा यदि आप इस वीडियो को यहां पर मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं यूपी के ज्योग्राफी के सेक्शन को और समझेंगे यहां पे क्या क्या प्रमुख है और कहां से आते हैं कैसे प्रश्न। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश के भौतिक भूगोल की बात करते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से यूपी की जो संरचना है और उसकी मिट्टी है या उसका इतिहास जो रहा है वो कैसा है, तो कहा जाता है कि इसकी भूगर्भिक दृष्टि से जो लैंड है यहां पर कैसा है, गोंडवाना लैंड है। कौन सा? गोंडवाना लैंड, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पठारी भाग के निर्माण का समय कब का है? जो हम बुंदेलखंड के एरिया यहां पर हम बात करते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है जहां विंध्यक्रैम की शैलों की चट्टानें पाई जाती हैं, वहां पे आपको बताया गया है ये कब की है, प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं विंध्य शैल की चट्टानें। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल को लेकर के कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है, तो इसको यहां पर रट लीजिए, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। देखिए ये ज्योग्राफी जो है बदलने वाली नहीं है जब तक कि यूपी का या तो विभाजन नहीं हो जाता है या फिर यहां पर कुछ और बदलाव नहीं कर दिए जाते हैं, तब तक इसको रट लीजिए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और भारत के क्षेत्रफल का अगर आपका पूछा जाए यूपी का क्षेत्रफल कितना है, तो इसको भी यहां पर कंठस्थ हो जाए 7.33%, 7.33% यहां पर है। कई बार यहां पर अक्षांश और देशांतर के आधार पर किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक यहां पर स्थिति की जानकारी हासिल की जाती है, और ऐसा ही यूपी के बारे में है। तो यहां पर यूपी का अगर अक्षांश आपको पता करना है और देशांतर आपको पता करना है और याद करना है, अगर आपसे प्रश्न यहां पर पूछ लिया जाए तो ये रहा अक्षांश 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी से अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है आपका यूपी। देशांतर के बारे में पूछा जाए तो 70 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य आपको स्थित है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से पूर्व से पश्चिम तक राज्य की लंबाई कैसी है, यानी अगर आप उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से शुरू करते हैं और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से तक जाते हैं तो कितना किलोमीटर का यहां पर फासला पड़ता है, तो पड़ता है ये 650 किलोमीटर। वहीं अगर बात करें उत्तर से दक्षिण तक राज्य की लंबाई कितनी है, तो 240 किलोमीटर है। ठीक है, तो हमारा देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम आपको लंबाई जो है इसकी ज्यादा है और उत्तर से दक्षिण जो है राज्य की लंबाई वो कम है। इसी तरीके से राज्य की सीमाओं की बात करते हैं, कितने राज्यों के साथ, कितने देश के साथ, कितने केंद्र शासित प्रदेश के साथ, इसकी सीमाएं कहां किसके साथ लगती हैं। तो सबसे पहले तो 9 सीमाई राज्य हैं, इसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। वही अगर बात की जाए इसमें आपको सर्वाधिक जो 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जो जिला है यूपी का वो कौन सा है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। जो यहां पर आपको देखा है तो सोनभद्र का जो जिला आता है वो 4 राज्यों को यहां पर साझा करता है या उनकी सीमाओं को यहां पर साझा करता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद एक प्रश्न आता है, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर यहां पर ध्यान रखिएगा कौन सा है, राज्य उसका नाम है मध्य प्रदेश। इसी तरह उत्तर प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा वाला राज्य कौन सा है, यानी कि जिसके साथ हम सबसे कम या एक ही यहां पर जिला सीधा साझा करते हैं, वो है हिमाचल प्रदेश, जो कि आपका सहारनपुर पड़ता है।
इसी तरीके से राज्य का सबसे पूर्वी जिला की अगर आपसे क्वेश्चन आपको पूछा जाए, उसका आंसर अगर आपको नहीं पता है तो आज से आप नहीं भूलिएगा, बलिया जो जिला यूपी का है वो राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। और इसी बलिया जिले में अभी देखा है काफी चर्चा का विषय भी रहा कि यहाँ पे क्रूड ऑयल को लेकर के यहाँ पर खोजबीन हो रही है और यह भी कहा जा रहा है यहाँ से क्रूड ऑयल की यहाँ पर प्राप्ति होने वाली है। इसी तरीके राज्य का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो शामली है। शामली से देखा जाए तो आपको गोरखपुर से कनेक्ट होता हुआ शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है, जो कॉरिडोर आपको देखा है तो यूपी के पूर्व से पश्चिम क्षेत्र को यहां पे कनेक्ट करने वाला है। इसी तरह राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो राज्य का सबसे उत्तरी जिला आपको सहारनपुर है। इसके अलावा राज्य का सबसे दक्षिणी जिला तो सोनभद्र है, जो कि यहां पर 4 अलग अलग आपको राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है, सबसे इसलिए स्पेशल यहां पर है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट रहता है उत्तर प्रदेश के लेकर के कि राज्य का सबसे बड़ा जिला जो भी क्षेत्रफल के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा जिला है, यह है आपका लखीमपुर खीरी। क्वेश्चन ये भी हो सकता है अच्छा क्षेत्रफल भी बताइए, तो क्षेत्रफल आपको बता देना है 7680 वर्ग किलोमीटर का आपका लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला है। इसी तरीके से ये बताइए कि अच्छा राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हमारे जो सबसे छोटा जिला है वो हापुड़ है और कितना है, मात्र 660 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और उसको जिला बना दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं सहारनपुर की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो सहारनपुर अगर हम देखें तो 3 राज्य यहां पर जुड़ जाते हैं, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है। तो यहां पर आपका HHU यहां पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तराखंड लगता है किससे, सहारनपुर से, यानी कि 3 राज्य लगते हैं। सोनभद्र से 4 लगते हैं, सहारनपुर से 3 लगते हैं, ठीक है। इसी तरह राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो टोटल आपको देखा जाए तो 9 है, संख्या ध्यान रखिएगा, 9 आपको कृषि जलवायु क्षेत्र है। राज्य में बहने वाली प्रमुख नदियों के नाम, तो इसमें हम 2 नाम तो बहुत सबको याद रहता है, जैसे गंगा जमुना, ठीक है। इसके अलावा कौन सी प्रमुख नदियां हैं, तो इसमें आपको देखे तो रामगंगा, गोमती और घाघरा प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा देखा है तो सरयू आजकल काफी यहां पर चर्चा का विषय है, क्योंकि अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है तब से सरयू को एक बार फिर से उसकी यहां पे पौराणिक महत्व मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह राज्य की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है, तो यूपी की अगर हम बात करें तो शारदा नहर प्रणाली जो है यूपी की सबसे यहां पर आपको लंबी नहर प्रणाली है। इसी तरह उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है तो वो है आपका ललितपुर। को देखे सबसे नीचे यहां पर एक आपको फल के आकार का लटकता हुआ, जैसे पेड़ से लटकता हुआ आपको दिखाई देता है, जो मध्य प्रदेश से आपको तीनों तरफ से घिरा हुआ है। इसी तरीके से देखा जाए तो प्रदेश के मुख्यतः प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, कितने, 3। इसमें कौन कौन सा, एक है भाबर और तराई वाला एरिया जो आपको ऊपरी क्षेत्र आता है, पहाड़ जो उत्तराखंड से आपको लगता हुआ एरिया है। दूसरा जो गंगा यमुना का मैदान है, जहां पर आपको पूरा एरिया देखा जाए जहां से गंगा यमुना यूपी में प्रवेश करती हैं और जहां तक आपको निकलती हैं, वो पूरा का पूरा एरिया अगर हम देखें तो आपका दोआब आता है। और निचला जो हिस्सा यहां पर है, जो विंध्य क्षेत्र की चट्टानें, जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, वो यहां पर आपका दक्षिण का पठारी एरिया है। तो ये 3 एरिया अगर हम देखें तो आपको यूपी को विभाजित किया गया प्राकृतिक विभाजन के तौर पर। चलिए आगे देखते हैं। अब भाबर तथा तराई वाले प्रदेशों के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको साझा करूंगा, ये कैसा है भौतिक विभाजन के दृष्टिकोण से। तो देखिए यहां पे सहारनपुर से लेकर के देवरिया तक एक पतली सी पट्टी है और ये पतली जो पट्टी आपको देखा जाए तो विस्तृत है। इसमें भाबर में जो होता है कि नदियां लुप्त हो जाती हैं और तराई में फिर से आपको प्रकट हो जाती हैं। भाबर का एरिया यानी कि बड़े बड़े पत्थरों वाला सेगमेंट रहता है, जिसके नीचे से नदियां आपको निकलती हैं, तो ऊपर पत्थरों के ऊपर से वो दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर पत्थरों वाली श्रृंखला धीरे धीरे खत्म होती है तो तराई वाला एरिया जैसे शुरू होता है तो वहां से नदियां जो होती है वापस हमें ऊपरी सतह पर दिखाई शुरू हो जाती हैं। भाबर एक तरीके से कैसा भाग हो गया, इस कारण पर्वतीय भूभाग हो गए, कंकड़ हो गए, पत्थर हो गए और इनसे निर्मित होता है और इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, भाबर का एरिया। तो भाबर आपका तराई भाबर में नदी से निर्मित जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसी स्थलाकृतियां आपको पाई जाती हैं, जो काफी विशेष रूप से वहां पर आपको मिलती हैं। लोग उसका प्रयोग आपको देखा जाए तो अलग अलग कलाकृतियों के दृष्टिकोण से किया जाता है। इसके अलावा पूर्व से पश्चिम दिशा में यह सकरा हो जाता है। पूर्व यानी कि अगर हम देखें तो आपको बलिया से जिले से होते हुए आपको पश्चिम यानी कि आपको शामली जैसे एरिया की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो इसमें कहा गया पूर्व से जब पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये सकरा हो जाता है। तराई क्षेत्र की बात, तराई क्षेत्र जो है भाबर के दक्षिण में दलदली गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है और महीन अवसादों से
निर्मित है। तो तराई अलग तरीके से निर्मित है और भाबर अलग तरीके से निर्मित है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो यहां पर दोनों को ध्यान रखिएगा। भाबर कैसा है, पर्वतीय भूभाग है, कंकड़ और पत्थरों से निर्मित है, जबकि तराई वाला जो क्षेत्र है वो यहां पर दलदली गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है और महीन अवसादों से निर्मित है। इसी तरह प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में निचले मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, एक नाम दिया गया है, उसको कहते हैं राढ़। ठीक है, क्या कहते हैं, राढ़। देखिए ये मिट्टियों के नाम, प्रकार या एरिया या कुछ भी ऐसा जो होता है, भाबर किसे कहते हैं, तराई क्या है, राढ़ किसे कहा जाता है, तो ऐसे भी कई बार प्रश्न आपसे एग्जाम में बनते हैं। इनको यहां पर अच्छे से रिवाइज करना है, क्लैरिटी आपको रखनी है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर देखिए है गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश। इसको लेकर के क्या विशेषता है, यूपी में गंगा यमुना का तो दोआब वाला एरिया है, पूरा मैदानी क्षेत्र है, भी कैसा आपको दिखाई देता है। इसको भी कहते हैं कि देखिए ये पूरा का पूरा एरिया, इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 3 भाग कौन से हैं, तो यहां पर अगर आप देखें तो सबसे पहले आता है गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, फिर आता है गंगा यमुना का मध्य मैदानी प्रदेश, और उसके बाद आता है गंगा का पूर्वी मैदान। तो 3 अलग अलग क्षेत्र हैं। यहां पर इसका निर्माण जो होता है काप यानी कि जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। जो नदियां अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती हैं उससे, उसको हम जलोढ़ मिट्टी यहां पर कहते हैं। इसका निर्माण अभी नूतन और अति नूतन युग में अवसादीकरण से हुआ है, यानी कि जब से नदियां आई हुई हैं तब से ये लगातार धीरे 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 अपने साथ लाई गई मिट्टी से यहां पर इनका निर्माण होता रहा है। पुरानी मिट्टियों का भी यहां पर आपको प्रदेश मिलेगा, क्षेत्र मिलेगा, और वर्तमान समय की नई यहां पर मिट्टी जो जलोढ़ लेकर आ रही हैं उससे भी आपको नए क्षेत्र बनते दिखाई देते हैं। इसी कारण से इसे हम अभिनूतन और अतिनूतन दोनों तरीके के यहां पर क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इसकी ढाल जो है पश्चिमांचल है और उत्तर तथा पूर्वांचल से पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर यहां पर आपको बहती हुई आपको दिखाई देती है। तो ये आपका गंगा यमुना का क्षेत्र हो गया। तीसरा जो क्षेत्र इसमें आता है वो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। तो पठारी क्षेत्र जो यूपी का है उसकी अपनी क्या विशेषता है, वहां से किस तरीके के प्रश्न आपको बनते हैं। सबसे पहले देखिए दक्षिण के अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड के भूभाग आते हैं। कौन से, बुंदेलखंड और बघेलखंड। अब पठारी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो दक्कन के पठार का विस्तार उत्तरी सीमा तक यमुना और गंगा के द्वारा दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत के द्वारा एक तरीके से निर्धारित हो जाती है। एक सीमा रेखा का विभाजन हो जाता है जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र के रूप में हम इसे जानते हैं। पूर्व में देखा जाए तो केन नदी है और पश्चिम में यहां पर बेतवा नदी है। पाहुच नदियां इसकी सीमा को निर्धारित करती हैं, यानी कि नदियों के कारण, नदियां और पर्वत श्रृंखलों के कारण ये पूरा जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र के रूप में विख्यात है। या तो यहां पर केन, गंगा, यमुना, बेतवा, पाहुज नदियां हैं, या तो विंध्य पर्वत श्रेणियां हैं, तो इसके कारण आपको ये पठारी क्षेत्र के रूप में यहां पर एक अलग पहचान मिलती है इसको। बुंदेलखंड का जो निर्माण है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्यकाल की प्राचीनतम नीस चट्टानों और निम्न प्रदेशों के नदियों के निक्षेप से हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, तो बुंदेलखंड के जो पठारी क्षेत्र का निर्माण किया है नीस चट्टानों से और नदियों के निक्षेप से हुआ है। और इसके पश्चिम में जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मृदा पाई जाती है। रेगुर का भी यहां पर आपको काली मिट्टी या रेगुर भी इसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा काली मिट्टी या रेगुर यहां पर पाई जाती है। कहां पर, विंध्याचल के क्षेत्र में पश्चिमी हिस्से में काली मिट्टी यूपी में भी पाई जाती है। इसके अलावा बुंदेलखंड में शंक्वाकार टीले, चुलास नामक घास जो है बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा बघेलखंड की बात करें तो यहां की जो प्रमुख नदी है वो सोन है, और इसके उत्तर में सोनपुर और दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियां भी अवस्थित हैं। कौन कौन सी, सोनपुर एवं दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियां भी कहां पाई जाती हैं, बघेलखंड के एरिया में। इसकी ढाल जो है दक्षिण से उत्तर की ओर है, और इसका प्रमुख जो नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोन से यहां की प्रमुख नदियां हैं बघेलखंड की। तो ये क्षेत्र हो गया आपका दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अब बात करें और उत्तर प्रदेश के राज्य की भौगोलिक सीमा को लेकर के, ठीक है, कि कौन सा भी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमने डिस्कस की है, लेकिन कई बार थोड़ा सा ज्यादा ही डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश के साथ हमने कितनी सीमा साझा होती है यूपी की, कितने राज्यों की, तो 11 जिलों की सीमा साझा होती है। अब उसमें यह भी क्वेश्चन होता है, अच्छा ये बताइए कौन कौन से जिले यहां पर लगते हैं मध्य प्रदेश से, तो उसका भी आंसर आपके पास होना चाहिए। तो 11 वो कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं यूपी के। इसमें आते हैं आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र हैं, जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए इसके बाद
बिहार से कौन कौन से सीमाएं साझा करते हैं जिले? तो 7 हैं जो यूपी के बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें है सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। उत्तराखंड से कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो यहां भी 7 हैं। कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत है। हरियाणा से यूपी के कितने जिले साझा होते हैं? तो संख्या है 6। जिलों के नाम कौन कौन से हैं? तो जिलों के नाम है सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। पूछ लिया जाए कि ये बताइए दिल्ली से यूपी के कितने जिले साझा करते हैं? तो दिल्ली से लगते हैं 3। कौन कौन से लगते हैं? बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान के साथ भी देखा जाए तो हम 2 जिले साझा करते हैं। कौन कौन से? आगरा और मथुरा। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के साथ सोनभद्र, झारखंड के साथ भी सोनभद्र, हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर, ऐसे यहां पर क्षेत्र हैं, ऐसे राज्य हैं जिनके साथ यूपी का एक एक जिला जो है सीमा साझा करता है। नेपाल एकमात्र यहां पर देखा जाए तो आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला यहां पर क्षेत्र है। नेपाल के साथ यूपी के कौन से यहां पर जिले सीमा साझा करते हैं? तो ऐसे 7 जिले हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। देखिए ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, इस टॉपिक को ध्यान रखिएगा। यूपी की ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से सबसे ज्यादा जो होती हैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, यानी बार बार पूछे जाने वाला ये टॉपिक है, जिसे आप कंफर्म जो होते हैं एग्जाम से पहले मल्टीपल टाइम पढ़ करके जाना है, तो उसको रिवीजन अच्छे से करके जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर उत्तर प्रदेश की जलवायु को समझते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें, जो कटिबंध है वो वहां पर उपोष्ण कटिबंध है। ठीक है, ठंडी गर्मी दोनों वाला यहां पर ऑप्शन है। आर्द्रता भी अच्छी खासी रहती है। जलवायु जो देखा जाए तो आपको उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है। कोपेन के अनुसार देखा शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार का अर्थात CWG है। और थर्मोथ्रिट के अनुसार समशीतोष्ण उपाद्र अर्थात CBW जलवायु है। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके के यहाँ पे जलवायु के प्रकार की प्रणालियां बनाई गई हैं, उनका कुछ आधार और मानक तय किए गए हैं। हमें वहां पे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें जो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन को ही हमें यहाँ पर रट लेना है। ठीक है, अगला चलते हैं। सर्वाधिक औसत तापमान क्या है? तो यूपी में अगर हम देखें, जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, जहां से हम देखें तो कर्क रेखा से निकटता काफी रहती है, ये एरिया आपको सबसे ज्यादा यूपी में गर्म रहता है। सर्वाधिक गर्मी जो होती है झांसी और आगरा क्षेत्रों में पड़ती है। न्यूनतम जो गर्मी आपको पड़ती है वो है बरेली में। इसी तरह अधिकांश जो मानसूनी वर्षा आपको देखने को मिलती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आपको जो मानसून प्रवेश करता है यूपी में, उसके कारण यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये बताइए कि मध्याह्न की वर्षा के आंकड़ों के आधार पर दक्षिण पश्चिम मानसून में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो वो है गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसी तरह सर्वाधिक वार्षिक यहां पर वर्षा जो होती है गोरखपुर में कितना होती है? करीब 1245.3 मिलीमीटर। न्यूनतम वार्षिक वर्षा जो होती है रायबरेली में होती है 463.8 मिलीमीटर। 2021 में सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला रहा वो था सोनभद्र, जो 967 मिलीमीटर। 2021 में न्यूनतम वर्षा वाला जो जिला रहा अलीगढ़ 346 मिलीमीटर। इसी तरह उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को लेकर के भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूपी के किस हिस्से में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसकी विशेषता क्या है, कौन सी फसलें ली जाती हैं, इस तरीके के भी प्रश्न बनते हैं। तो चलिए मिट्टियों के बारे में सबसे पहली चीज आपको बता दें, जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, वो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत होती है। ठीक है, और चट्टानों के विखंडन, वियोजन और साथ ही साथ वनस्पतियों के अवसादों से मिलकर के ये मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसके बारे में मिट्टी को कभी आपसे पूछा अच्छा मिट्टी होती क्या है, तो बस आप इन लाइंस को उनके सामने रख दीजिएगा, एक्सप्लेन कर देंगे तो सबको आसानी से समझ में आ जाएगा अच्छा मिट्टी का निर्माण कैसे होता है या मिट्टी क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्षेत्र की मृदा, किसी भी क्षेत्र की बात करें कॉमनली, ठीक है, कॉमनली यूपी में कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके की मिट्टी है, तो किसी भी क्षेत्र की मृदा जो पैतृक पदार्थ है वो चट्टान, जलवायु दशा यानी कि वर्षा और तापमान, ढाल की तीव्रता, वनस्पति, समय, दीर्घकालिक और अल्पकालिक इत्यादि पर निर्भर करती है। यानी मिट्टी कैसी है, इसका जो कारण है, मिट्टी बनी कैसी है, उसके पीछे का रीजन जो होता है
वो ये होती हैं, कहाँ की जलवायु कैसी है, कितनी वर्षा वहां पर होती है, कैसी चट्टानें रही होंगी, साथ ही वहां पर वनस्पतियां कैसी पाई जाती हैं, कितना पुरानी यहाँ पर ये क्षेत्र है, उस आधार पर जो मिट्टी होगी उसको यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को जो है प्रोफेसर वाडिया जो है कृष्णन एवं मुखर्जी वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला, जो गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियां हैं, और दूसरा दक्षिण प्रधान पठार की जो प्राचीन रवेदार और विंध्यन शैली और बुंदेलखंडीय मिट्टियां हैं। दो अलग अलग प्रकार की आपको मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं गंगा के विशाल मैदान की मृदाओं के बारे में। गंगा के जो विशाल मैदान है, इसमें संपूर्ण मृदा का जो विभाजन है इसमें दो तरीके के हैं। एक जो बांगर होता है, बांगर का जो मतलब होता है, कई बार ये पूछा भी गया है, इसको ध्यान रखिएगा। बांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़ मृदा, जो बहुत पहले यहाँ पर नदियों के द्वारा समय समय पर यहाँ पर बहाकर लाई गई थे, और कई बार नदियों के मार्ग में परिवर्तन होने के कारण वो नदियां वहां से अब नहीं बहती हैं, तो वहां पर वो पुरानी मिट्टी अभी भी आपको देखने को मिलती है, उसे बांगर मृदा भी कहते हैं या पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। और खादर, जिसे हम नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं, जो नदियों के द्वारा लगातार अभी वर्तमान समय लेकर आई जाती है, निक्षेप की जाती है। प्राचीनतम जलोढ़ कांप मिट्टी जो होती है उसे बांगर, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से बांगर मिट्टी जो होती है वो परिपक्व अवस्था में किन किन चीजों का समावेश उसमें पाया जाता है, तो उसमें फास्फोरस, चूना, ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा होती है, जबकि नाइट्रोजन और पोटास की जो होती है कमी होती है। जो इसकी खास विशेषता ये है कि अगर आपको बांगर मिट्टी है तो वहां पर कोई चीज आपको लेनी है तो वहां पर क्या है कि नाइट्रोजन पोटास नहीं होगी, आपको उसकी यहाँ पर भरपाई करनी होगी, उस तरीके के यहाँ पर आपको खाद डालना होगा, तब जाकर आपको कोई चीज यहाँ पर उसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह बांगर मिट्टी के अन्य नाम जैसे कि दोमट, मटियार, बलुई दोमट, मूंड, पुरातन जलोढ़ भी के नामों से भी हम उसे बुलाते हैं या कहते हैं। पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को हम उपरहार मिट्टी भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में कई बार इसके नामों को लोकल क्षेत्र में हम परिवर्तित करके भी बुलाई जाती है। कहीं आपको दोमट मिट्टी कह रहे होंगे, कहीं बांगर मिट्टी कह रहे हैं, कहीं बलुई दोमट भी मिलती है, कहीं आपको उपरहार भी मिट्टी है। तो इन सब का जो मतलब होता है वो आपको बांगर मिट्टी ही है, जो पुराने यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में नाम परिवर्तन की स्थिति में है। इसी तरीके से खादर मिट्टी जो होती है वो नदियों के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों में आपको पाई जाती है। भारत में ये बहुत आम है, हर साल आपको बाढ़ देखने को मिलती है। प्रयागराज में ही देख लीजिए, जब भी यहाँ पर बाढ़ आती है तो आपका सलोरी हो गया, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, आपको आपका दारागंज जैसे एरिया जो होते हैं वहां पर आपको बाढ़ की एक स्थिति आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसी तरीके से खादर मिट्टी से जुड़ी हुई अन्य यहां पर स्थितियों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे खादर मिट्टी की विशेषता क्या होती है? खादर मिट्टी को अगर आप देखेंगे तो हल्के रंग की होती है, पहली बात तो। दूसरा, छिद्रित होती है और महीन कणों वाली बांगर मिट्टी की अपेक्षा अधिक ज्यादा उर्वर होती है। तो उर्वरता की अगर आप बात करेंगे, उर्वरता के दृष्टिकोण से ज्यादा जो अच्छी मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? खादर मिट्टी ज्यादा अच्छी होती है। खादर मिट्टी अच्छी भी क्यों होती है? देखिए इसमें क्या है, पोटाश और मैग्नीशियम की अधिकता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस पदार्थों की कमी होती है। ठीक है, तो पोटाश और मैग्नीशियम अच्छी खासी मात्रा में इस मिट्टी में देखने को मिलता है। अब यहां पर यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि निम्नलिखित में से खादर मिट्टी के अन्य उपनाम क्या हैं, और उसमें ऑप्शन में अगर आप नाम उपनाम पढ़े हैं और आपको ना पता होगा तो आप गलत करके आ जाओगे। ठीक है, तो नाम चलिए उपनाम बता देते हैं। अब इसको हम कहीं नूतन जलोढ़ मिले, कहीं बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटियार, दोमट, ये ऐसे नाम मिले तो आप समझ लो कि खादर मिट्टी की बात हो रही है। चलिए एक और सवाल आता है लाल और काली मिश्रित मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो ये कहां पाई जाती है? तो मोस्टली अभी हमने देखा कि जो बघेलखंड बुंदेलखंड वाले एरिया में की स्थिति है वहां पर ये आपको देखने को मिलती है। और इसमें अगर हम देखें तो झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रयागराज के जिले में करछना और मेजा तहसील जो है वहां पर आपको लाल और काली मिश्रित मिट्टी मिलती है। भाबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी और यहां पर यह है कि भाबर जो है वो पर्वतपदी क्षेत्र है, मिट्टी की मोटी बालुओं, कंकड़, पत्थरों से निर्मित है, बहुत छिछली होती है और नदियों में ये लुप्त हो जाती है। इस क्षेत्र में नदियां जो होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। वहीं तराई क्षेत्र जो होता है भाबर के समानांतर निचले भाग में विस्तारित, उपजाऊ, नम, दलदली समतल और गन्ना और धान की अच्छी पैदावार यहां पर होती है तराई क्षेत्रों में। सर्वाधिक जलोढ़ क्षेत्र का विस्तार जो है कहां है? वो गंगा यमुना दोआब और रामगंगा के दोआब के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसी तरह दोमट एवं बलुई मिट्टी के अनस्थानीय नाम जो है सिकटा, करियाल, धनका भी है। सिकटा, धरियाल,
करियाल और धनका ये दोमट और बलुई मिट्टी के स्थानीय नाम है, अलग अलग जगहों पर देखने को मिल सकते हैं। बलुई मिट्टी के 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों को हम किस नाम से पुकारते हैं? तो उसे कहा जाता है भूड़। क्या कहते हैं? भूड़। ये होता है प्लीस्टोनिन युग में निर्मित हुए हैं और ये आपको 10 से 12 फीट ऊंचे बलुई मिट्टी के यहां पर बने होते हैं, जिसे भूड़ कहा जाता है। चलिए अब बात करेंगे बुंदेलखंडी मृदा के बारे में। बुंदेलखंडी मृदा की अगर बात करें, इसका जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यहां इसे अन्य नाम जैसे भोंठा है, माड है, कांवड़ है, पड़वा है या राकड़ जैसे नाम भी इसे दिए गए हैं। काली मृदा के अन्य नामों में अगर हम देखें तो करेल, कपास और रेगुर भी मिलता है। वहीं काली मृदा का जो विस्तार है वो आपको जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में देखने को मिलता है और इस यानी कि काली मृदा में जो मुख्य फसलें ली जाती हैं वो फसलें यहां पर हम देखें तो चना है, गेहूं है, अरहर है और तिलहन के लिए यहां पर काली मृदा अच्छी होती है। देखिए कई बार प्रश्न यही होता है कि काली मृदा में कौन सी फसलें ली जाती हैं या कौन सी फसलों के लिए काली मृदा अच्छी होती है, तो इन फसलों के यहां पे नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद भोंठा मिट्टी। भोंठा मिट्टी जो होती है ये कहां पाई जाती है? विंध्य पर्वतीय क्षेत्र का जो विस्तार है वहां पर आपको जो मिट्टी पाई जाएगी उसे हम भोंठा मिट्टी कहते हैं। माड यानी कि माड या मार मिट्टी की जो विशेषता है वो क्या है कि ये काली मिट्टी है और या रेगुन मिट्टी भी आप इसे कहें। इसमें चिकनी सिलिकेट, लोहा और एल्युमिनियम की अच्छी खासी मात्रा उपलब्ध रहती है और ये इसकी विशेषता है। दूसरी आती है माट मिट्टी। माट मिट्टी देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है और इस मिट्टी की विशेषता है कि इसमें चूना अधिकता है, यहां पर यानी कि चूना की मात्रा ज्यादा होती है इस मिट्टी में। पड़वा मिट्टी का विस्तार जो है वो हल्के लाल रंग की होंगी और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन, यमुना नदी के ऊपरी जिलों में अगर हम देखें जो मिट्टी आपको मिलती है वहां पड़वा मिट्टी मिलती है जो आपको लाल रंग की हल्की मिलेगी। राकड़ जो मिट्टी पाई जाती है यूपी में कहां पाई जाती है? तो दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी को हम राकड़ मिट्टी कहते हैं। अच्छा, आप भी इन क्षेत्रों से बिलोंग करते होंगे, आपके अपने क्षेत्र में यहां पर कौन सी ये मिट्टी पाई जाती है वो भी आप हमें जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र की मिट्टी का कलर कैसा है, वहां पर क्या विशेषता है, किस तरीके की फसलें ले रहे हैं, तो वहां पर आप इसके बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं। फिर आता है लाल मिट्टी का विस्तार जो है अभी हमने कहा कि मिर्जापुर, सोनभद्र और झांसी में बेतवा और धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। लाल मिट्टी का निर्माण जो होता है वो लाल शैलों के अपक्षय से, लगातार उनके धीरे धीरे अपक्षय होते से जो मिट्टी यहां पर आपको उस क्षेत्र में बन रही है वो कैसी बन रही है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में जो किसकी कमी होती है? तो यहां पर नाइट्रोजन नहीं होता है, जीवाश्म, फास्फोरस, चूना जैसे खनिज नहीं होते हैं और यहां पर वो उसकी विशेषता है। अच्छा, लाल मिट्टी में जब ये चीज नहीं पाई जाती है तो हमें किस तरीके की फसल वहां पर अच्छी हो सकती है? तो जब आपको लाल मिट्टी आपके क्षेत्र में तो वहां पर आप चना लगाइए, गेहूं लगाइए, दलहन जैसी फसलें आप ले सकते हैं। इसके बाद एक शब्द आपको काफी मिलने को मिलता है ऊसर भूमि, रेह मिट्टी। ठीक है, वो कैसी होती है? ऊसर या रेह मिट्टी का मतलब यहां पर देखा है तो अलीगढ़ में, मैनपुरी में, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, लखनऊ में पाई जाती हैं और ये लवण से प्रभावित होनी यानी साल्ट यहां पर आपको इस मिट्टी में ज्यादा पाया जाता है। रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि का सर्वाधिक जो विस्तार है वो आपको मिलता है उत्तर प्रदेश में। इसी तरह बंजर तथा भाट नामक जो मृदा है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। फिर बंजर मिट्टी की विशेषता क्या होती है? देखिए बंजर मिट्टी है मतलब कुछ होता नहीं है और बंजर मिट्टी जो होती है इसमें आपको चिकनी और बलुई चिकनी दोनों प्रकार की मिट्टी होगी और चूना जो होता है वो अपेक्षाकृत इसमें कम होता है। इसी तरह ढूंढ मृदा जो होती है वो जल प्लावित नदी के किनारे होती है और उत्तर प्रदेश में इस नाम से इसे जाना जाता है। वहीं टर्शियरी मिट्टी भी आपको काफी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। टर्शियरी मिट्टी को लेकर के एग्जाम में ये प्रश्न भी बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में शिवालिक जो पहाड़ियां हैं उसमें ये पाई जाती है। ये मिट्टी जो होती है चाय की खेती के लिए सर्वाधिक यहां पर उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी में फास्फेट कमी देखा जाए तो
खनिज की अगर कमी वाला जो क्षेत्र है यूपी में कौन सा यहां पर है, तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तर पश्चिम भाग है की मिट्टी है वो आपको फास्फेट की कमी वाला है। वहीं पोटास की कमी वाला जो क्षेत्र है यूपी में वो जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जनपद की जो मृदा है वहां पर आपको पोटास की कमी मिलेगी। तो अगर आप भी इस क्षेत्र से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके क्षेत्र की मिट्टी में कौन से पोटास या फास्फेट की किसकी कमी है। चलिए और कुछ यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी जो है वो मृदा और उसके स्थानीय नामों को जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया एक बार और आपको रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले जैसे खादर, खादर को हम अन्य स्थानीय नाम नवीन जलोढ़, कछारी, दोमट मटियार, सिल्ट और बलुआ कहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको कई बार हो सकता है ये 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम भी आपको सभी दिए जाए, उपयुक्त में 1 2 3 4 ऐसे करके भी क्वेश्चन आते हैं, या इसमें से कोई एक नाम दे दिया है तो उसको यहाँ पे ध्यान रखना है। बांगर में, बांगर को हम पुरानी जलोढ़, उपरहार मृदा, दोमट, मटियार और बलुई दोमट कहेंगे। ऊसर भूमि जो लवणी तथा छारी होती है इसमें रेह, बंजर और कल्लर कहते हैं। बलुई मिट्टी जो ऊंचे टीले वाले होते हैं इसे हम भूड़ कहते हैं। काली मृदा जो होती है रेगुर, करेल और कपास मृदा कहा जाती है। और बुंदेलखंड क्षेत्र की जो मिट्टी है वो लाल मृदा, परवा, माड़, राकर मृदा, भोटा मृदा भी आपको कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देख ली। चलिए बात करते हैं मृदा अपरदन की, जो एक बड़ी समस्या है। मृदा अपरदन यूपी में कई सारे क्षेत्रों में हो रहा है, कई बार नदियों के कटाव के कारण, कई बार अन्य कारणों से भी, जिसमें वनों के कटान की भी एक समस्या होती है। लेकिन इससे क्या समस्याएं हैं, क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीजन है, किन क्षेत्रों में ये ज्यादा है, इसको लेकर के अगर आपको प्रश्न बने तो मृदा अपरदन के बारे में आपको पता होना चाहिए। मृदा अपरदन जो है वो जल बहाव, वायु के वेग और हिम के पिघलने, मिट्टी के अन्यत्र स्थान पर चले जाने की घटना आपको मृदा अपरदन कही जाती है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें कि वायु के कारण सर्वाधिक जो मृदा अपरदन होता है वो यूपी के किस हिस्से में होता है, तो वायु के कारण मृदा अपरदन हो रहा है यूपी में पश्चिमी क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में। वहीं सर्वाधिक जो जलीय मृदा अपरदन हो रहा है वो किस यूपी के दक्षिणी और पूर्वी जिलों में हो रहा है। पूर्वी जो क्षेत्र हैं यहां पर मृदा, तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी हिस्सा वायु के कारण और पूर्वी और दक्षिणी जो हिस्सा है वो नदी के जलों के कारण यहां पर अपरदित हो रहा है। इसी तरह चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाला जो जिला है वो है इटावा, और इसके कारण ही आगरा, इटावा, जालौन जिलों में बीहड़ पाए जाते हैं। जो बड़े बड़े आपको बीहड़ जंगल डाकुओं का जो क्षेत्र रहा करता था वो यहां पर जो बना है वो चंबल नदी के कारण बना है, जो अवनालिका अपरदन की स्थिति के कारण बना है। उत्तर प्रदेश जलीय अपरदन के प्रकार तथा विस्तार के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले पश्चिमी जो क्षेत्र में अवनालिका अपरदन है, दक्षिण क्षेत्र में रील अपरदन है और पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्र में आपको परत अपरदन है। तो अपरदन भी आपको अलग अलग तरीके का है, एक ही तरीके का नहीं है। अवनालिका अपरदन भी है जो नाली जैसी यहां पर एक संरचना आपको बनती चली जाती है। आपको दक्षिण क्षेत्र में रील अपरदन है, इरोजन आपको देखने को मिलता है, और पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्रों में आपको परत यानी ऊपरी का जो क्षेत्र मिट्टी है उसका धीरे धीरे आपको उड़ जाती है और नीचे यहां पर मिट्टी की ऊपर आती जाती है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके का अपरदन भी देखने को मिलेगा। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले तो मानसून की वर्षा जो लगातार बहुत ज्यादा से क्षेत्र में होती है उसके कारण मृदा बह जाती है। नदियों का में बाढ़ आने के कारण भी कई बार आपको देखा जाए तो कटाव की एक समस्या, अपरदन की एक समस्या होती है। वनों के कटाव के कारण भी जब वन कटते हैं तो उस क्षेत्र की जो होती है जलवायु बदलती है, मिट्टी जो होती है वो ढीली होती है और उसके कारण भी धीरे धीरे वहां पर भी आपको अपरदन की समस्याएं होती हैं। इसके साथ वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जिलों की भी बात आपको एज अ क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो मथुरा और आगरा है जो वायु अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित जो जिला हिमालय क्षेत्र और तराई क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्रों में जहां पर देखा है तो अम्लीय मृदा आपको पाई जाती है और पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्रों की मृदा में लवणी और क्षारीय मृदा आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। चलिए बात करेंगे कुछ नदियों के बारे में। ये तो मृदा के बारे में हो गया, काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चन क्योंकि मृदा को लेकर के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको पूछा जाए कि जो नदियों को लेकर के हो, ठीक है। तो नदियों को लेकर के देखा है जैसे कि गंगा नदी हो गई, इसका उद्गम कहां से है तो गंगोत्री हिमनद के गोमुख से है और ये कहां पड़ता है उत्तराखंड में। यमुना का उद्गम कहां है तो बंदरपूछ और ये कहां है उत्तराखंड में। घाघरा नदी का देखा जाए उद्गम कहां पड़ता है मापचा चुंग हिमनद से जो कि तिब्बत में पड़ता है।
चंबल नदी का जो उद्गम है महू मध्य प्रदेश में जनापाव पहाड़ी से है। सोन नदी की बात करें तो अमरकंटक पहाड़ी से मध्य प्रदेश से यहां पर निकलती है। रामगंगा जो है दूध तोली पहाड़ी उत्तराखंड से निकलती है। बेतवा रायसेन जिले मध्य प्रदेश से, गोमती उत्तर प्रदेश से, केन कैमूर पहाड़ी से मध्य प्रदेश में पड़ता है। टोंस कैमूर श्रेणी में तमसा कुंड जलाशय से यहां पर निकलती है। और शारदा जो है वो काला पानी नामक स्थान उत्तराखंड से निकलती है। इसी तरह राप्ती जो है वो रुकुमकोट नेपाल से निकलती है, सिंध नैनवास राजस्थान से निकलती है, और हिंडन जो है वो कलुआला खोल सहारनपुर से निकलती है। चलिए अब बात करेंगे नहरों के बारे में। ये तो नदियां हो गई। नहर जैसे कि पूरी यमुना नहर, इनका उद्गम स्थल किस नदी से है? तो फैजाबाद जिले में सहारनपुर में यमुना नदी के बाएं से यहां पर ये निकलती हैं। और लाभान्वित जो जिले हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली जो होते हैं इससे सीधा सीधा लाभ प्राप्त करते हैं, सिंचाई करते हैं इत्यादि के लिए। ऊपरी गंगा नहर की बात करें तो हरिद्वार के समीप गंगा के दाएं से यहां पर आपको निकाली गई है। और इससे यूपी में देखा जाए तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, इटावा, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, मथुरा, एटा, मैनपुरी, कानपुर, फतेहपुर और गाजियाबाद जो होता है इस सीधा सीधा लाभ प्राप्त करता है। मध्य गंगा नहर की बात करें तो बिजनौर के समीप गंगा नदी से यहां पर निकली हुई है और ये गाजियाबाद, बुलंदशहर, हाथरस, मथुरा और फिरोजाबाद को सीधा यहां पर सिंचाई, पीने के पानी और तरीके की सुविधाएं देती है। निचली गंगा नहर जो है नरौरा, बुलंदशहर के समीप गंगा नदी से निकली है और बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फर्रुखाबाद और मैनपुरी को देखा जाए तो यहां पर पानी देती है। देखिए यहां पे काफी क्वेश्चन है और इन नहरों को लेकर के डायरेक्टली यहां पे ध्यान रखिएगा। नदियां और नहरें एक ऐसा भी टॉपिक लगातार रहा है यूपी में के परीक्षाओं में जहां से लगातार मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। ये इस टॉपिक को भी आप अच्छे से ज्योग्राफी में पढ़ के जाइएगा। ठीक है, थोड़ा सी जानकारी यहां पर मैं और आपको साझा करना चाहूंगा। थोड़ा सा यहां पर ये रह गया, उद्गम के साथ साथ इनकी सहायक नदियां, कुल लंबाई और संगम कहां पर यहां पर पड़ता है उसकी भी पूरी डिटेल है जो मैं रह गया, तो थोड़ा वो भी हम यहां पे बता देते हैं। जैसे गंगा नदी की जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। कुल लंबाई इसकी कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है और इसका जो संगम होता है फाइनली यहां पर जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी। इसी तरह यमुना नदी की देखा जाए, यमुना नदी का जो सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन और गिरी हैं, जो कि 1384 किलोमीटर लंबी है यमुना नदी। और इसका संगम जो होता है गंगा में प्रयागराज में होता है, जहां पर आपको देखा है तो आपको कुंभ मेला, महाकुंभ मेला लगता है। इसी तरह घाघरा जो नदी है ये इसकी सहायक नदियों में सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंडक आती हैं। कितनी लंबी है? तो 1080 किलोमीटर लंबी है। और ये मिलती किस में है? तो गंगा में नदी मिल जाती है छपरा के पास, जो जिला पड़ता है बिहार में। इसी तरह चंबल, चंबल जो नदी है इसका उत्तर आपको सहायक नदियों में आती है बनास, पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा नदी आती है। लंबाई कितनी है? तो 965 किलोमीटर है और यमुना से इटावा के पास इसका संगम हो जाता है या मिल जाती है यमुना में, यानी कि चंबल जो है आपकी यमुना की सहायक नदी है। सोन की बात करते हैं तो सोन आपको रिहंद, उत्तरी कोयल और कनहर जैसी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं और 780 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और ये गंगा में पटना के पास यहां पर मिल जाती है, जिससे गंगा की सहायक नदी बन गई। इसी तरह देखा जाए तो रामगंगा जो है वो आपको खोन और गंगन नामक इसकी सहायक नदियां हैं और 696 किलोमीटर कुल लंबाई है और गंगा में मिल जाती है कन्नौज के पास। फिर आती है बेतवा जो कि आपको धसान यहां पर इसकी प्रमुख सहायक नदी है, 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यमुना में ये भी नदी आकर के मिल जाती है। उसके बाद आती है गोमती नदी, जिसमें सई, बरना, गवई और झुमकई जैसी यहां पर आपकी इसकी सहायक नदियां हैं जो इससे आकर मिलती हैं। 940 किलोमीटर यहां पे लंबी है और गाजीपुर जिले के समीप यहां पे गंगा में आके मिल जाती है। इसी तरह देखा जाए तो केन नदी है जो कि देखा जाए तो अलोना, सोनार, हासन, श्यामरी, उर्मिल और कैल जैसी यहां पर प्रमुख सहायक नदियां इसकी हैं। 427 किलोमीटर लंबी है और यमुना नदी में बांदा के पास आपको मिल जाती है। तो ये मेरे ख्याल से 440 ही है। फिर इसके बाद आता है टोंस है जो कैमूर श्रेणी में तमसा कुंड जलाशय से निकलती है।
बेलन यहां पर देखा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, 264 किलोमीटर आपको लंबी है और इलाहाबाद के समीप करछना में गंगा नदी में ये मिल जाती है। इसी तरह शारदा जो नदी है वो काला पानी नामक स्थान पर उत्तराखंड में आपको मिलती है और पूर्वी रामगंगा नदी जो होती है आपको देखा जाए तो धर्मा, पूर्वी रामगंगा और धर्मा इसकी सहायक नदियां हैं, 350 किलोमीटर लंबी है। बहराम घाट, सीतापुर और घाघरा नदियों के पास यहां पर ये इसका प्रमुख नदियां आपको इसमें मिल जाती हैं। इसी तरह राप्ती जो है बरहस देवरिया घाघरा नदी में आपको मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर सिंध जो है वो जालौन में यमुना नदी से मिल जाती है, यानी कि सिंध की सहायक यमुना की सहायक नदी है। और हिंडन जो होती है वो भी आपको देखा तो यमुना से मिल जाती है, मुमना थल गौतम बुद्ध नगर में। तो ये इस तरीके से प्रश्न आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए कुछ और नहरें भी यहाँ पर हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो निचली गंगा नहर से फिरोजाबाद, कानपुर, फतेहपुर भी प्रभावित हैं। आगरा नहर जो है ओखला, दिल्ली के समीप यमुना नदी से निकली है। मथुरा, आगरा, दिल्ली, भरतपुर जो राजस्थान में है, गुड़गांव हरियाणा में है, इनको सीधा सीधा इसका लाभ मिलता है। शारदा नहर जो बनवासा समीप शारदा नदी से निकलती है, इससे पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, उन्नाव, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी और हरदोई के जिले यहाँ पे सीधा सीधा लाभ प्राप्त करते हैं। सरयू या घाघरा जो नहर है ये कतरनिया घाट के समीप शारदा नदी से निकलती है और बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और बस्ती जो होती हैं इससे लाभ प्राप्त करने वाले जिले हैं। बेतवा नहर परीक्षा झांसी के समीप बेतवा नदी से निकली है और झांसी, हमीरपुर, जालौन को यहाँ पर सिंचाई, पानी अन्य तरीके की सुविधाएं हैं। केन नहर पन्ना मध्य प्रदेश के पास से केन नदी से निकलती है और बांदा जो जिला इससे आपको लाभ प्राप्त करता है। इसके बाद गंडक नहर है जो नेपाल में बूढ़ी गंडक नदी से निकलती है और कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया और गोरखपुर को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। रावी लक्ष्मीबाई बांध नहर जो है माता टीला, झांसी के पास बेतवा नदी से निकलती है और झांसी, हमीरपुर, जालौन को जिलों को इसका फायदा मिलता है। रेहंद घाटी योजना नहर पिपरी, सोनभद्र के पास रेहंद नदी से निकल रही है। मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी और प्रयागराज को इसका फायदा मिलता है। इसी तरीके से धसान नहर है जो झांसी के पास बेतवा नदी से निकलता है और झांसी, हमीरपुर को इसका फायदा मिल रहा है। ललितपुर बांध नहर ललितपुर के पास सहजाद नदी से निकलती है और ललितपुर, झांसी, हमीरपुर के जिलों को सिंचाई, पानी अन्य तरीके की सुविधाएं मिलती है। हमीरपुर नहर हमीरपुर के पास यमुना नदी से निकलती है, झांसी, हमीरपुर और जालौन इससे फायदा उठाते हैं। कहोद नहर झांसी के पास बेतवा नदी से निकलती है, झांसी और जालौन को फायदा होता है। अर्जुन बांध नहर चरखारी, हमीरपुर के पास अर्जुन नदी से निकलती है, हमीरपुर को यहां पर देखा जाए फायदा है। मौदहा बांध हमीरपुर के पास बिरहम नदी से निकलती है और हमीरपुर को ही इससे यहां पर फायदा है। तो हमीरपुर एक ऐसा क्षेत्र दिख रहा है जहां पर काफी सारी नहरें हैं और वहां पर उन जिले को लिए काफी यहां पर उसको फायदा भी उठाते हैं। इसी तरीके से अन्य जो यहाँ पे अहरौरा बांध है, अहरौरा वाराणसी में, वाराणसी, मिर्जापुर इससे प्रभाव आपको देखा जाए तो लाभ प्राप्त करते हैं, गंडई नदी से ये निकलती है। नगवा बांध नहर जो है नगवा के पास कर्मनाशा नदी से निकलती है और मिर्जापुर, सोनभद्र दो जिले इसका फायदा प्राप्त करते हैं। नौगढ़ बांध जो है ये आपको नौगढ़ जो है गाजीपुर में पड़ता है और कर्मनाशा नदी से ये भी निकला है। वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर के जो जिले हैं यहाँ पे सिंचाई, पानी की सुविधाएं यहाँ पर आपको इसके कारण मिल रही हैं। सपरार नहर ये आपको पड़ता है झांसी के पास, सपरार नदी से निकलती है, झांसी और हमीरपुर दोनों ही जिले इसको इससे फायदा आपको मिल रहा है। पूर्वी गंगा नहर जो है हरिद्वार के समीप गंगा नहर से निकल करके बिजनौर और मुरादाबाद में सिंचाई, पानी की सुविधाएं दे रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख जलप्रपातों को लेकर के, कौन से जलप्रपात हैं और कहां पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है जलप्रपात है विंध्यम, टांडा, कुशेहरा और लखनिया। चार ये जलप्रपात जो हैं वो चारों आपको कहां पड़ते हैं, किस जिले में, मिर्जापुर में। इसी तरह रजदारी और देवदारी ये आपको चंदौली जिले में पड़ते हैं और मुखा जो है वो सोनभद्र में पड़ता है। ये यूपी के कुछ प्रमुख आपको जलप्रपात हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख झीलों की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि रामगढ़ ताल झील और चिलुआ ताल, ये दोनों जो हैं वो गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल को लेकर के योगी सरकार के द्वारा लगातार काफी काम किया गया है और यहां पर आप पर्यटन के दृष्टिकोण से इसको विकसित भी कर दिया गया है। झील का नाम चक्रकुंड या नेमिश है और सीतापुर में यहां पर इसकी स्थिति है।
इसी तरीके से कीठम जो है वो आगरा में इसको स्थित है। दूसरा सुरहा ताल जो है वो बलिया में पड़ता है। गौर झील कहाँ है? रामपुर में है। और करेला जो झील है वो आपको लखनऊ में पड़ती है। इसी तरह समसपुर झील रायबरेली में है। तो राधाकुंड झील मथुरा में पड़ती है। बड़ा ताल जिसे गोखुर भी कहा जाता है, देखिए बड़ा ताल कई बार तालाब भी से कहा जाता है और झीलों को लेकर के, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसको ध्यान रखिएगा। बड़ा ताल या गोखुर ये यूपी के किस जिले में पड़ती है? तो शाहजहांपुर में है। कुंद्रा समुद्र जैसी जो झील है वो पड़ती है आपके यूपी के किस जिले में? उन्नाव जिले में है। मदन सागर पड़ता है आपको यूपी के महोबा जिले में। वहीं आपको अगर हम बात करें बलहा पारा जो है वो कानपुर में पाए जाने वाले आपकी झील है। बरुआ सागर की बात करें तो बरुआ सागर जो झील है आपको झांसी में है। तो औंधी ताल नामक जो झील है वो आपको पड़ती है वाराणसी में। दरवन झील की बात करते हैं तो अंबेडकर नगर में है। शेखा झील अलीगढ़ में आपको पाई जाती है। एक और यहां पे काफी चर्चा का विषय जो रहती है वो है राजा का बांध। राजा का बांध यूपी के किस जिले में है? इसका आंसर आपको करना है सुल्तानपुर। ठीक है, सुल्तानपुर यहां पर आपका ऑप्शन आता है तो उसे टिक करना है। फिर आता है टांडा दरी को दरार गर्त भी आप यहां पर कह सकते हैं। और ये पड़ता कहां है? ये पड़ता है आपको मिर्जापुर में। फिर आता है बेला सागर के लिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये एक कृत्रिम झील है। ठीक है, मानव निर्मित झील है जो मानव के द्वारा विकसित की गई, इसे कृत्रिम झील इसे कहा जाता है। बेला सागर अब पड़ता किस जिले में है? तो आपको महोबा जिले में है। ठीक, इसी तरीके से बात करें हम मोती झील की तो मोती झील आपको पड़ता है कानपुर शहर में। फिर आती है चित्तौरा झील यूपी के बहराइच जिले में पाई जाती है। पार्वती अर्गा झील की बात करें तो यह यूपी के गोंडा जिले में है। क्वेश्चन अगर आए कि सागर ताल ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपका बदायूं में। वहीं लिलूर झील ये आपकी पड़ती है बरेली में। राजा का ताल देखा जाए तो पड़ता है महोबा में। अब देखिए यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, दो चीजें हैं, एक है राजा का बांध और दूसरा है राजा का ताल। राजा का जो बांध है, राजा का बांध देखा जाए तो आपको यूपी के किस जिले में है? सुल्तानपुर में है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए राजा का ताल यूपी के किस जिले में आता है तो इसका आंसर आपको करना है महोबा। ठीक है, राजा का ताल राजा का बांध दो यहां पर है, दोनों यहां पर सुल्तानपुर एक महोबा में है। और गुर्जर जो ताल आपको पड़ता है वो आपको पड़ता है जौनपुर में। ये कुछ यहां पे कुछ प्रमुख झीलें और तालों को लेकर के आपको हमने यहां पर देख लिया। इसी तरीके के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मल्टीपल टाइम यहां पर आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले बांधों को लेकर के। ठीक है, कि कौन सा बांध है, किस नदी पर है और किस जिले में है या किसके निकटतम जिले में यहां पर आपको इसकी उपस्थिति है। और इसको लेकर के यहां पर आपको जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी एग्जाम्स में बार बार यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। और इसलिए इस टॉपिक को जब भी आप परीक्षा में जा रहे हैं तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको आपको कम समय में रिवाइज करने, इसलिए इस टॉपिक्स को यहाँ पर ज्योग्राफी को अच्छे से ये सारी चीजों को हमने एक ही जगह पे रखा हुआ है ताकि आपको रिवीजन करते समय या आपको ट्रेवल करते समय भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपका रिवीजन यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा और कोई भी फैक्ट यहाँ पर आपका गलत नहीं होगा। चलिए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखिए पहला जो बांध यहां पर है इसको है गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में दूसरे नाम से भी आ सकता है रिहंद बांध। तो रिहंद बांध को ही हम गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए ये किस नदी पर है तो रिहंद नदी पर ही है। और स्थिति कहां पर है तो पिपरी में है। और ये कहां पड़ता है तो सोनभद्र जिले में। ठीक है, दूसरा है ओबरा बांध भी आपको रिहंद नदी में है और ये रॉबर्ट्सगंज में स्थित है। और ये कहां है तो ये भी सोनभद्र जिले में है। तीसरा आता है कनहर जो बांध है ये भी कनहर नदी पर है और ये पड़ता है रॉबर्ट्सगंज में जो कि पड़ता है सोनभद्र जिले में। अच्छा देखिए यहां पे एक चीज बहुत अच्छा है कि कई सारे बांधों का जो नाम है उसकी नदियों पर ही पड़ा है। तो अगर बांध का नाम आया है ना तो आपको पहले ये तो ऑप्शन देखना है, हो सकता है वही नाम दोबारा आपको ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिल जाए तो वहीं पे टिक कर लेना है। ठीक है, इसी तरह मुशाखंड कर्मनासा नदी पर है और जिला चंदौली है। चंद्रप्रभा जो बांध है वो चंद्रप्रभा नदी पर ही बना है और चकिया चंदौली में आपको जिले में यहां पर आपको पड़ता है। फिर आता है जिरगो बांध जिरगो नदी पर है और मिर्जापुर में पड़ता है। ठीक इसी तरह अहरौरा बांध गराई नदी पर है और यह भी मिर्जापुर में पड़ता है। फिर आता है मेजा बांध जो कि बेलन में है और मिर्जापुर में ही पड़ता है।
इसी तरह अधवा या अधवा, दो अधवा भी कहते हैं या अधवा भी कहते हैं, दोनों नाम यहां पर आपको हो सकता है मिलने को। तो अधवा जो है बांध, ये अधवा नदी पर है और ये भी मिर्जापुर में है। फिर आता है सिरसी बांध जो कि बखेर नदी पर है और ये भी मिर्जापुर में है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन यहां पर दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे निम्नलिखित में से आपको ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि मिर्जापुर में निम्नलिखित में से कौन सा बांध यहां पर नहीं पाया जाता है। अब मिर्जापुर में अगर हम देखें तो आपको जिरगो है, अहरौरा है, मेजा है, अधवा है, सिरसी है, ये 5 जो हैं आपको मिर्जापुर में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहां पर कई बार ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो ये फैक्ट भी आपको इसलिए मैं बताता चल रहा हूं, तो इसको यहां पर रिवीजन करते समय ऐसे पहलुओं को भी ध्यान रखना है। चलिए, अब बात आती है गढ़वा। गढ़वा जो बांध आपको है ये गढ़वा नदी पर ही है और चित्रकूट जिले में है। इसी तरीके से आप यहां पे देखिए, जितने आपके बाकी के जो आने वाले यहां पर हैं ये ललितपुर वाले हैं। ललितपुर वाले काफी सारे आपको बांध एक ही जगह पर आपको मैं बता देता हूं। एक तरफ से देखिए ललितपुर में पाए जाने वाले, यहां पर आप देखिए, यहां से ललितपुर 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 है, ये सारे जो यहां पर बांध हैं वो ललितपुर में। तो सबसे पहले तो आप इनको देख लेते हैं। तो ललितपुर में एक तो पाया जाता है बांध जामनी जो कि जामनी नदी पर है, दूसरा रोहिणी है जो रोहिणी नदी पे है, तीसरा माता टीला आपको बांध है जो बेतवा नदी पे है, चौथा शहजाद बांध है शहजाद नदी पे है, पांचवा गोविंद सागर है यहां पर आपको शहजाद पे है, सजनाम जो है सजनाम पे है और रामघाट जो है बेतवा पे है। तो ये कुछ जो बांध है वो ललितपुर में पाए जाते हैं, ये बांध के नाम है और यहां पर नदियां हैं। इसी तरह आपको देखा जाए तो हमीरपुर में मौदहा, मौदहा जो है बिरमा नदी पर है। झांसी की बात करें तो झांसी में देखिए आपको यहां पर 3 बांध पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो झांसी पे एक है सुकमा डुकमा, सुकमा डुकमा जो बांध है वो आपको पाया जाता है बेतवा नदी पर। इसी तरीके से बेतवा नदी पे एक और बांध पाया जाता है झांसी में जो है पारिच्छा, परीक्षा जो है बेतवा नदी पर, यह भी झांसी में है। और तीसरा जो है पथराई है जो कि पथराई और सुखनाई नदी पर है, यह भी झांसी में ही पाया जाता है। इसी तरीके से अर्जुन है, अर्जुन बांध है अर्जुन नदी पे है, महोबा में है। और सलारपुर जो है करदिया आपको देखा जाए तो महोबा में है। और इस तरीके से ये सारे जो बांध है वो यहां पर आपको हमने देख लिए। तो आज का जो ये सत्र रहा जो यूपी की ज्योग्राफी को लेकर के, यहां पर काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, परीक्षा को लेकर के जरूरी हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए यहां पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यहां पर जब भी परीक्षा का समय आता है रिवीजन करें। स्टैटिक जीके का ये जो पोर्शन है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए जरूरी है और इसको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न यहां से गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए यहां पर इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।